साथियों, पश्चिम बंगाल में चुनाव तो हो चुका है, लेकिन अभी भी वहां पर सियासी हलचल रुकी नहीं है। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी यानी कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस अब टूटने की कगार पे है। बहुत सारे वहां के सांसद ऐसे हैं जो कि पार्टी छोड़कर अब कहीं और जा रहे हैं, यानी कि दल बदल कर रहे हैं। तो क्या दल बदल करने के चक्कर में उनकी जो सांसदी है वो तो नहीं चली जाएगी? क्या कोई कानून है जो उन्हें बचा पाएगा, या कोई कानून है जो उनके खिलाफ जाएगा? ये पूरा मामला क्या है और क्या होने वाला है? टीएमसी का भविष्य, जो जा रहे हैं उन्हीं के साथ एक नई पार्टी का भी नाम आ रहा है। सारी बातों को समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने। और सबसे पहली बात कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जैसे ही टीएमसी की हार होती है, उसके बाद ही हम देखते हैं कि बहुत विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। और जब यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, यानी विरोध प्रदर्शन की पार्टी के अंदर विरोध हो रहा था, यहां पे दावा किया गया कि 20 लोकसभा सांसद जो हैं वो पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। और इसी नाराजगी के बाद कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक पार्टी है एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, इसे ज्वाइन करेंगे। अब ये पार्टी एनसीपीआई आपने आज से पहले शायद नहीं सुनी हो, या सुनी भी होगी तो बहुत ही गिने चुने लोगों ने सुनी होगी। अब इस पार्टी का अस्तित्व तो आज का नहीं है, बल्कि लगभग 5-6 साल पुराना है। 2020 में यह पार्टी एनसीपीआई बनी थी और संस्थापक पवन कुमार दास थे। आधार इसका त्रिपुरा था, पंजीकरण इसका पश्चिम बंगाल में हुआ था, यानी कि त्रिपुरा के चुनावों में छोटे मोटे चुनाव तो इसने लड़े, लेकिन कोई बड़ी चुनाव नहीं लड़ी ये पार्टी। इसके पास अपना कोई चुनाव चिन्ह भी नहीं था। और अब इसकी बात की जाए कि ये पार्टी के साथ साथ हम बात करें उन सांसदों की जो इस पार्टी में जाना चाहते हैं, उसके साथ क्या कानून काम करेगा। देखिए, 1985 के पहले तक तो कोई ऐसा कानून नहीं था, कोई किसी भी पार्टी में चले जाता था। 1960 से 70 का दशक ऐसा था कि जब ये होता था कि सरकार जिस पार्टी ने बनाई है, जो चुनाव में जीती है, लेकिन जो चुनाव में हार गई है, कुछ दिन बाद वो ही पार्टी बना ली। क्योंकि कहा गया कि जो नेता हैं वो कोई भी पार्टी में जब तुरंत चले जाते थे तो किसी भी लाभ की वजह से तो सरकार गिर जाती थी और नई पार्टी बन जाती थी। तो ऐसे में तो लोकतंत्र का महत्व ही खत्म हो गया वोट डालने का, कि हम जिसे चुन रहे हैं उसकी सरकार तो बनी नहीं रही है। तो फिर ऐसे में ये हुआ कि एक दल बदल कानून लाया जाए और 10वीं अनुसूची लाई गई। देखिए, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तहत लाई गई। तो 52वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची से संविधान में। और 10वीं अनुसूची का मतलब क्या है? दल बदल कानून से। तो कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी लोकसभा सदस्यता जा सकती है। इसे ही दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, यानी कि जो दल बदल का विरोध करता है। तो ये सांसद हो या विधायक हो, दोनों के लिए काम करता था। लेकिन 1985 के पहले, देखिए 1985 में जब ये प्रावधान आया, 1985 में दल बदल कानून आया, तो उस वक्त स्प्लिट की व्यवस्था थी, यानी कि अगर यदि पार्टी के 1/3 सदस्य अलग हो जाएं तो उन्हें वैध माना जाता था, वैध विभाजन माना जाता था। बड़े पैमाने पर इस पे क्या हुआ, कहा गया कि राजनीतिक खरीद फरोख्त होती है। तो इस बात को और सुधार गया, बोले 1/3 से काम नहीं चलेगा और स्प्लिट से काम नहीं चलेगा, हम 1/3 से ज्यादा करेंगे। उसके बाद 91वां संविधान संशोधन आता है 2003 में। तो 2003 में स्प्लिट की जगह क्या शब्द की व्यवस्था कर दी गई? मर्जर की, यानी कि विलय किया जाएगा। यानी कि वो सदस्य जो है किसी में अपना विलय करेंगे, पार्टी में अपनी अलग से पार्टी नहीं बना सकते। यानी कि ये जो 20 सदस्य कह रहे हैं, जो लोकसभा के हैं, तृणमूल कांग्रेस के हैं, ये अलग पार्टी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि कानून इनके साथ नहीं है। इन्हें अब स्प्लिट भी नहीं कर सकते, 1/3 से ज्यादा ही चाहिए था। तो फिलहाल ये संख्या 19 होनी चाहिए थी मिनिमम, जो कि 20 है, यानी कि वो संख्या तो पूरी होती है। मर्जर करेंगे यानी कि विलय करेंगे, और 2/3 सदस्य जब ये हैं तो यानी कि इसका मतलब है कि ये संभावना है, प्रबल है कि ऐसा हो सकता है, यानी कि कानून अभी उनके पक्ष में है। अब अगली बात ये आती है कि सदस्य हैं 28 टीएमसी के लोकसभा में, 19 2/3 के लिए चाहिए। यहां पे कहा जा रहा है कि 20 ऐसे हैं जो कि मर्जर के लिए तैयार हैं। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, संख्या की शर्तें पूरी करने की कोशिश, लेकिन अकेला गुट बनाना अभी भी पॉसिबल नहीं है, विलय जरूरी है। अब वो पार्टी एनसीपीआई इसी वजह से चर्चा में है, क्योंकि अब विलय करना पड़ेगा। तो यहां पे क्यों कहा जा रहा है कि एनसीपीआई को पार्टी को चुना गया है? कई लोग, यानी कि देखिए, इस पूरी खबर को राजनीतिक तरीके से देखें। जो बात कही जाती है कि दरअसल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पार्टी, जो बागी नेता हैं, वो तो ज्वाइन करना चाहते हैं बीजेपी को, लेकिन ऐसे में उनके खिलाफ या उनकी छवि अलग किस्म की बनेगी, तो ऐसे वो नहीं चाहते हैं। दूसरा,
नई पार्टी बनाने की संभावना उनके पास है नहीं, क्योंकि कानून फेवर करता नहीं है। तो तीसरा विलय यही बचता है कि वो विलय कर ले एनसीपीआई में, नई पार्टी है। और उसके साथ वो क्या हो जाएंगे, एनडीए के सहयोगी साथ, एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस जो अन्य पार्टियां हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं लोकसभा में, उनमें एक सहयोगी पार्टी ये भी बन जाएगी। तो एनसीपीआई एक बड़ी पार्टी बन गई कि अचानक से अब चूंकि अगर ये सभी मिल गए, उसमें चले गए, तो अपने आप में जिसके एक भी सदस्य नहीं थे, जहां से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीता, अब सीधे वो बीजेपी की एक बड़ी सहयोगी पार्टी हो जाएगी और लोकसभा में उसके सदस्य हो जाएंगे, अगर ये सब कुछ वैलिड हुआ तो। क्योंकि अभी यहां पर अब आप देखिए, एनसीपीआई अज्ञात 2020 और अब उसके बाद अब ज्ञात हो जाएगी, एक बड़ी उपस्थिति हो जाएगी एनडीए में उसकी, ये बड़ी बात है। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या वास्तव में 2/3 सदस्य साथ हैं या सिर्फ एक खबर है? दूसरी बात, क्या विलय की प्रक्रिया पूरी तरह वैध रहेगी, कोई कानूनी पेश तो नहीं आ जाएगा? और लोकसभा अध्यक्ष इसे मान्यता देंगे या नहीं देंगे? अब लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर क्यों है? क्योंकि यह लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करेंगे और कोई नहीं डिसाइड करेगा कि यह मर्जर वैध है या वैध नहीं है। फिर उसके बाद क्या टीएमसी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जा सकती है, यानी कि मामला क्या वहां तक जाएगा आगे तक? अंत में क्या बागी टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करेंगे? क्योंकि अभी आगे चल के हम देखें तो महाराष्ट्र चुनाव की राजनीति में भी चुनाव चिन्ह और पार्टी की पहचान के दावे पर भी बातचीत हुई थी। तो क्या यहां पे भी वो चीज भविष्य में देखने को मिल सकती है? सवाल बहुत सारे हैं और इनका जवाब आने वाले दिनों में छुपा हुआ है। लेकिन इस पूरी घटना में 52वां संविधान संशोधन चर्चा में आ गया है। दूसरी बात, 91वां संविधान संशोधन की स्प्लिट की व्यवस्था से जो मर्जर शुरू हुआ और 1/3 से हम 2/3 की तरफ बढ़ गए, और मर्जर की स्थिति और स्प्लिट की स्थिति में दोनों में जो अंतर है वो याद रखिएगा। और निर्णय का अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के स्तर पे लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा के स्तर पे विधानसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के स्तर पे अभी संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन मामला यही दोनों पर अटका है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है कि जो 10वीं अनुसूची है हमारे भारतीय संविधान की, उसको किस संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष लाया गया, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ ही जब आप कमेंट में दे ही रहे हैं तो एक जरूरी जानकारी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों एक साथ तैयार हो जाए, और वो कैसे हो? घर बैठे हो, यानी कि ऑनलाइन हो। ऑनलाइन हो इसका मतलब कि या तो लाइव हो या ऑनलाइन हो, आप अपने समय के हिसाब से जब आपको वक्त मिले आप क्लास कर सकें। तो इसके लिए आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्लासेस भी मिलेंगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेंगे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, मिनिमम 500 आंसर। तो अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा बैच है अगर आप जीरो से शुरू करना चाहते हैं और आपका टारगेट ईयर यूपीएससी का 2028 या 2029 या आगे वाले हैं। तो आपको करना यह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या आप हमें इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। नंबर याद रखिएगा, यही महत्वपूर्ण नंबर है, 838750187501। चलिए फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।